सोचिए, जिस लड़की की मौत को आप अपनी आंखों के सामने होते देख चुके हों, अगर आपको दोबारा उसी वक्त में लौटने का मौका मिले तो क्या आप उसकी किस्मत बदल पाएंगे? लू युआनचू के पास सिर्फ एक मौका है। वह जानता है कि बै छिंगशिया जल्द ही एक हादसे का शिकार होने वाली है, लेकिन उसे हादसा कब होगा ये याद नहीं। इसलिए वह उसे बचाने के लिए हर बहाना बना रहा है। लेकिन क्या इस बार वह मौत को हरा पाएगा? कहानी की शुरुआत होती है एक कन्वीनियंस स्टोर में, जहां स्कूल की सबसे शरीफ और प्रिटी लड़की बाई छिंगशिया चुपके से शेल्फ से ब्रेड उठा रही होती है और तभी वहां एंट्री होती है लू युआनचू की, स्कूल के सबसे बदनाम बैड स्टूडेंट की। वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और फोन में उसका सीक्रेट वीडियो दिखाकर धमकी देता है कि ये वीडियो पूरे स्कूल को दिखाने में देर नहीं लगेगी। छिंगशिया डर जाती है और मजबूरी में उसके साथ स्टोर के वेयर हाउस में चली जाती है। वहां रोते हुए वह सिर्फ 3 ब्रेड निकालती है और कहती है कि उसने कुछ और नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अचानक बदलने लगती है, क्योंकि लू युआनचू कोई असली ब्लैकमेलर नहीं है। वह असल में इस वक्त में वापस आ चुका है। पिछली जिंदगी में उसने ये सब देखा था, लेकिन उसने छिंगशिया को रोका नहीं था और स्टोर से बाहर निकलते ही एक कार एक्सीडेंट में छिंगशिया की मौत हो गई थी। इस बार वह उसे बचाना चाहता है, लेकिन उसे एक्सीडेंट का एग्जैक्ट टाइम याद नहीं होता, इसलिए बहाने बहाने से उसे स्टोर के अंदर रोके रखता है, भले ही दुनिया की नजर में विलेन बनना पड़े। छिंगशिया को लगता है कि ये लड़का सच में खतरनाक है। वह रोती है और कहती है कि ब्रेड वापस कर दिए, अब उसे जाने दो। लू युआनचू का दिल अचानक भर आता है। उसे समझ आ जाता है कि किस हालत ने एक टॉप स्टूडेंट को चोरी करने पर मजबूर कर दिया है। वह ब्रेड का पैकेट फाड़ देता है और बहाना बनाता है कि पैकेट खुल गया, अब ये बिक नहीं सकता, इसलिए खाकर जाए। छिंगशिया आंसुओं के साथ ब्रेड खाती है और जाने से पहले एक चिट लिखकर देती है कि उसने लू युआनचू के 3 ब्रेड उधार लिए हैं। और जैसे ही लू युआनचू उस कागज पर नजर डालता है, वह सुन्न रह जाता है। ये हैंडराइटिंग उसे अच्छे से याद थी। पिछली जिंदगी में जब पूरी क्लास ने उसे हंसी का पात्र बनाया था, जब क्लास इलेक्शन में एक भी स्टूडेंट ने उसे वोट नहीं दिया था, तब आखिर में एक ही पर्ची उसके नाम की निकली थी। आज उसे समझ आता है कि उसे साइलेंटली सपोर्ट करने वाली वह अकेली इंसान और कोई नहीं बल्कि बाई छिंगशिया थी। अब लू युआनचू के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि बाहर वाली वह किस्मत की कार अभी तक गई या नहीं। टाइम खींचने के लिए वह कहता है कि उसने छिंगशिया का बैग तोड़ा है, इसलिए वह उसे नया बैग दिलाएगा। छिंगशिया मना करती है, लेकिन लू युआनचू उसे रोककर कहता है कि वह किसी पर एहसान नहीं लेता। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उसके ये छोटे छोटे बहाने सच में छिंगशिया की किस्मत बदल पाएंगे? लू युआनचू स्टोर के बैग सेक्शन से एक पिंक बैकपैक उठाता है और छिंगशिया की तरफ बढ़ा देता है। वह जानबूझकर पिंक कपल डिजाइन वाला बैग चुनता है। छिंगशिया मना करती है, कहती है कि उसका पुराना बैग वैसे ही टूटा हुआ था। लेकिन लू युआनचू की धमकी भरी नजर देखते ही चुपचाप बैग थाम लेती है और अपनी आदत के मुताबिक तुरंत एक नया आईओयू लिख देती है। बाई छिंगशिया ओव्स लू युआनचू 1 स्कूल बैग। चलते चलते छिंगशिया का सिर उसके सिर से टकरा जाता है और लू युआनचू उसे शेल्फ के पास रोक कर कहता है कि अगर पैसे नहीं है तो उधार किसी और तरीके से भी चुकाया जा सकता है। जो लड़की हमेशा ठंडी और सीरियस रहती थी, आज शर्म से पानी पानी हो जाती है। लेकिन तभी स्टोर का माहौल अचानक बदल जाता है। हु केवे अपनी सहेलियों के साथ अंदर आती है और देखते ही ताना मारती है कि लू युआनचू अब बाई छिंगशिया से बातें करने लगा है। घमंड में वह ऐलान करती है कि आज सब कुछ वह ट्रीट करेगी, सब कुछ फ्री। उसका असली मकसद यही होता है कि काउंटर पर खड़े लू युआनचू सबका बिल माफ कर दें, जैसे हमेशा करते थे। उसकी सहेलियां ढेर सारे महंगे स्नैक्स उठा लाती हैं, लेकिन इस बार लू युआनचू बिल्कुल बदला हुआ है। वह स्कैनर घुमाता है और सीधा कहता है, बिल पे करो। हु केवे को यकीन नहीं होता। वह गुस्से में कहती है कि सिर्फ स्नैक्स के लिए इतनी कंजूसी। लू युआनचू शांति से जवाब देता है कि जब ट्रीट करने वाली खुद पैसे देने से कतराए तो ये तो दिन दहाड़े रॉबरी हुई। सहेलियां शर्मिंदा होकर सामान वापस रख देती हैं और हु केवे को अकेला छोड़ देती हैं। बेइज्जती सहना पाकर हु केवे कहती है कि उम्मीद है उसे पछतावा नहीं होगा और गुस्से में स्टोर से निकल जाती है। लू युआनचू को अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में वह इसी लड़की के आगे हमेशा झुकता आया था। अब छिंगशिया भी निकलने लगती है, लेकिन लू युआनचू उसे रोक देता है। वह अपनी हथेली में एक पिंक हार्ट वाला हेयर क्लिप रखता है और कहता है कि ये उस एक वोट का शुक्रिया है जो छिंगशिया ने इलेक्शन में उसे दिया था। छिंगशिया का चेहरा लाल हो जाता है। वह घबराकर कहती है कि उसने तो बस ऐसे ही लिख दिया था और स्टोर से भाग निकलती है। लेकिन लू युआनचू को याद है कि बाहर सड़क पर क्या इंतजार कर रहा है। वह चिल्लाकर कहता है कि सड़क पर दौड़ना मना है, वरना वह स्कूल में रिपोर्ट कर देगा। छिंगशिया रुककर उसे घूरती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चलने लगती है। लू युआनचू मुस्कुराता है। उसे समझ आ गया है कि ये धमकी काम करती है। हथेली में रखा वह छोटा सा क्लिप उसे यकीन दिलाता है कि छिंगशिया का दिल कब से उसके लिए नरम था। अगली सुबह स्कूल में छिंगशिया अपना नया बैकपैक लगाकर आती है, जहां लू युआनचू डेस्क पर सोता हुआ मिलता है। टीचर उसे डांटती है और छिंगशिया से कहती है कि अगर ये लड़का उसे तंग करे तो तुरंत बताए। लेकिन लू युआनचू बस मुस्कुराकर छिंगशिया को छेड़ता है और छिंगशिया को हैरानी होती है कि ये लड़का अचानक इतना बदल क्यों गया है। फिर टीचर ऑटम स्पोर्ट्स मीट के लिए क्लास यूनिफॉर्म की बात छेड़ती है। स्टूडेंट्स शोर मचाकर जेके यूनिफॉर्म की डिमांड करते हैं और लू युआनचू भी दिल ही दिल में चाहता है कि छिंगशिया को जेके यूनिफॉर्म में देखे। लेकिन यूनिफॉर्म की कीमत सुनकर छिंगशिया चुप हो जाती है। सिर्फ 50 युआन, लेकिन उसके पास वो भी नहीं। लू युआनचू ये बात भांप लेता है और धीरे से बताता है कि सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब खाली है, जहां वह काम करके
पैसे कमा सकती है। बात करते करते गलती से उसका हाथ छिंगशिया की लेग पर चला जाता है और छिंगशिया गुस्से में उसे घूरती है। लू युआनचू शर्म से माफी मांगता है। तभी हु कैवे क्लास में आती है और लू युआनचू को बाहर बुलाती है, लेकिन इस बार लू युआनचू साफ मना कर देता है, कहता है कि उसे पढ़ाई करनी है। हु कैवे उसे ताना मारती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि छिंगशिया उसकी तरफ से बोल पड़ती है कि कम से कम वह अब मेहनत करने की कोशिश तो कर रहा है। हु कैवे गुस्से में पूछती है कि वह क्यों उसका साथ दे रही है, और तब लू युआनचू मौका देखते हुए छिंगशिया को अपने पास खींचकर ऐलान कर देता है कि बाई छिंगशिया अब उसकी ट्यूटर है और उसे टीचर बाई कहकर पुकारता है। छिंगशिया अंदर से झुंझलाती है, लेकिन हु कैवे के सामने कुछ नहीं कर सकती। बेइज्जत होकर हु कैवे वहां से चली जाती है। इंग्लिश क्लास में टीचर लू युआनचू को टेक्स्ट पढ़ने को कहती है और पूरी क्लास हंसने लगती है, क्योंकि सब जानते हैं कि उसके इंग्लिश मार्क्स सिंगल डिजिट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, सब सुनने रह जाते हैं। उसका एक्सेंट बिल्कुल परफेक्ट ब्रिटिश होता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने कई साल अब्रॉड बिताए थे। टीचर तक उसे शाबाशी देती है और छिंगशिया की आंखों में भी हैरानी के साथ एक नई रिस्पेक्ट जगती है। लेकिन अगले ही पल कॉमेडी हो जाती है, क्योंकि टीचर बोर्ड पर इबेंडन लिखती है और ये एक लफ्ज सुनते ही लू युआनचू तुरंत सो जाता है। छिंगशिया चुपके से कर्टन खींचकर उसके चेहरे से धूप हटाती है और उसके डेस्क पर एक कॉफी रख देती है। ये छोटा सा जेस्चर लू युआनचू के लिए किसी तोहफे से खाली है। क्लास में छिंगशिया चुपके से लू युआनचू को देखती है, जो अभी भी सो रहा है। पहली बार उसने हिम्मत करके उसकी मदद की थी, टीचर के गुस्से से बचा लिया था, और अब अंदर ही अंदर उसे अच्छा लगता है। वह पिंक हार्ट वाला हेयर क्लिप निकालती है जो लू युआनचू ने उसे दिया था और उसे बालों में लगाकर खिड़की के शीशे में देखती है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन शर्म के मारे तुरंत उसे उतारकर छिपा देती है। लंच टाइम होता है और लू युआनचू टीचर बाई वाली बात पकड़कर छिंगशिया के साथ चिपका रहता है। कहता है कि जब तक वह पढ़ेगी वह भी उतनी देर पढ़ेगा। फिर वह घर से लाया हुआ लंच बॉक्स खोलता है और उसे साथ खाने को कहता है। छिंगशिया मना करती है, कहती है कि वह कैंटीन चली जाएगी, लेकिन लू युआनचू जानता है कि इस वक्त कैंटीन में उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। वह धमकी देता है कि अगर उसने नहीं खाया तो वह सबको बता देगा। मजबूरन छिंगशिया को मानना पड़ता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब वह उसे घूरती है कि वह क्या देख रहा है, तो वह सीधा कहता है, क्योंकि तुम खूबसूरत हो। छिंगशिया का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। उसी दिन बास्केटबॉल कोर्ट पर लू युआनचू अपनी रीबाउंड एनर्जी दिखाता है और एक जबरदस्त स्लैम डंक मारता है। पूरी क्लास हैरान रह जाती है और हु कैवे स्टैंड से चिल्लाकर उसे शाबाशी देती है, लेकिन लू युआनचू की नजर तो स्टैंड्स के सबसे ऊपर बैठी छिंगशिया पर होती है, जो चुपचाप किताब पढ़ रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में हमेशा बैठती थी। और तभी एक हथेली पीछे से छिंगशिया को धक्का दे देती है। छिंगशिया चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाती है। लू युआनचू का खून जम जाता है। एक विटनेस बताती है कि उसने एक लड़की को पीछे से धक्का देते देखा था, जो शायद क्लास 1 की है और जो पहले भी छिंगशिया को तंग करती थी। लू युआनचू गुस्से में उस लड़की का कॉलर पकड़कर पूछता है कि पुशर दिखती कैसी थी। उसे समझ नहीं आता कि किसने इतनी हिम्मत की उस लड़की को हाथ लगाने की, जिसे उसने खुद किस्मत से बचाया था। वह तुरंत छिंगशिया के पास पहुंचता है, जिसके घुटने से खून बह रहा होता है। बिना कुछ सोचे वह उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और इन्फर्मरी की तरफ चल पड़ता है। छिंगशिया की सांसें उसके कंधे के पास होती हैं और उसे पहली बार एहसास होता है कि लू युआनचू की पीठ सोच से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली है। वह कहती है कि बैग भारी है, उसे गला दर्द होगा, लेकिन लू युआनचू जिद करता है। चलते चलते वह पूछता है कि क्या उसे किसी पर शक है। छिंगशिया धीरे से कहती है नहीं, लेकिन लू युआनचू की आंखों में साफ लिखा होता है कि वह इस बार पुशर को बिना सजा नहीं छोड़ेगा, चाहे वह जो भी हो। इन्फर्मरी में लू युआनचू छिंगशिया को बेड पर लिटाता है और उसका पैर चेक करने लगता है। छिंगशिया शर्म से पानी पानी हो जाती है, कहती है कि वह खुद कर लेगी, लेकिन लू युआनचू मजाक उड़ाता है कि गांव में वह सुअर की हड्डी तक सीधा कर देता था, और छिंगशिया गुस्से में उसे पिग कह देती है। चेक करते वक्त उसकी नजर उसके पुराने फटे हुए शूज पर पड़ती है और वह दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि छिंगशिया के बर्थडे पर उसे नए शूज गिफ्ट करेगा। चोट हल्की है, बस थोड़ा तेल लगाना है। लेकिन जब वह सॉक्स उतारता है तो छिंगशिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोकर पूछती है कि पूरी सॉक्स क्यों उतारनी थी। लू युआनचू नरमी से समझाता है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं, लेकिन उसे ये शर्मीली अदाएं और भी प्यारी लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कॉरिडोर में चल रहे होते हैं कि अचानक किसी के आने की आहट सुनाई देती है। लू युआनचू तुरंत छिंगशिया को खींचकर दीवार के पीछे छिपा लेता है। वहां छुपे छुपे वह सुनते हैं कि दो टीचर्स के बीच कुछ अजीब बातचीत चल रही है और दोनों को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। यह हल्का फुल्का पल दोनों को और भी करीब ले आता है। शाम को स्कूल गेट पर लू युआनचू साइकिल के साथ खड़ा मिलता है और उसे घर छोड़ने की बात कहता है। छिंगशिया मना करती है, लेकिन उसकी पुरानी धमकी भरी टोन सुनते ही घबराकर मान जाती है। साइकिल पर बैठकर उसे लगता है कि रास्ता गलत है, और सच में लू युआनचू उसे सीधा अपने घर के सुपरमार्केट ले आता है। वह कहता है कि सुपरमार्केट को पार्ट टाइम वर्कर चाहिए और उसे ऑफिशियली हायर किया जा रहा है। अगर उसने हिम्मत करके मना किया तो जानती है क्या होगा। छिंगशिया की आंखें भर आती हैं। वह समझ गई थी कि ये सब उसकी मदद करने का बहाना है। वह धीरे से थैंक यू बोलती है, लेकिन अंदर उसका बाप, जो एक सख्त और मजाकिया मिजाज आदमी है, पहले तो लड़ता है कि लड़की की पढ़ाई खराब होगी, फिर मजाक में कहता है कि लड़की की पढ़ाई बिगड़ी तो तेरे एग्जाम में एक राइवल कम होगा। और लू युआनचू अपने बाप के इस लॉजिक पर अपना सिर पकड़ लेता है।
है। जब बाप बाहर छिंगशिया को देखता है तो उसे लगता है कि बेटे ने किसी लड़की को भगाकर लाया और वह झाड़ू लेकर बेटे के पीछे पड़ जाता है कि कहीं लड़की का बाप ही ना आ जाए। बाहर खड़ी छिंगशिया ये सब देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाती है। उसे लगता है कि उसे वहां कबूल नहीं किया जा रहा और वह आंसू भरी आंखों से धीरे धीरे वहां से चली जाती है। शाम ढले छिंगशिया घर जाने के लिए मुड़ती है, कहती है कि देर हो गई और उसके पापा परेशान होंगे, लेकिन लू युआनची उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि बस थोड़ी देर और रुके। वह उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो। असल में लू युआनची अपने बाप से आखिरी बार भिड़ता है और कहता है कि छिंगशिया को सुपरमार्केट में काम मिलना चाहिए। उसका बाप शर्त रखता है, अगर इस महीने के एग्जाम में तुम क्लास के टॉप 35 में आए तभी ये लड़की यहाँ काम करेगी। लू युआनची के लिए ये कोई आसान बात नहीं, क्योंकि वह तो क्लास का आखिरी स्टूडेंट है, लेकिन छिंगशिया के लिए वह ये शर्त भी मान लेता है। उसका बाप अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, क्योंकि वह असल में इसी बहाने अपने बेटे को पढ़ाई करवाना चाहता था। बाहर आकर वह देखता है कि छिंगशिया अंधेरे कोने में अकेली खड़ी है। वह उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आता है, जहाँ उसका बाप छिंगशिया को काम समझाता है। शेल्फ पर सामान सजाना, काउंटर पर मदद करना, बस इतना सा। रात हो चुकी होती है, इसलिए बाप बेटे को उसे घर छोड़ने को कहता है। रास्ते में छिंगशिया कहती है कि उसे यहीं छोड़ दो, क्योंकि अगर उसके पापा ने किसी अनजान लड़के को उसके पास देखा तो वह लाठी लेकर पीछे पड़ जाएंगे। ये सुनकर लू युआनची के होश उड़ जाते हैं। वह मजाक में कहता है कि ये बाप है या बदमाश, और छिंगशिया शर्मा कर आगे भाग जाती है, लेकिन लू युआनची उसे रोकता है और एक लिफाफा उसके हाथ में थमा देता है। सुपरमार्केट की ट्रेडिशन है, वह कहता है सैलरी पहले से दी जाती है। छिंगशिया हैरान रह जाती है, कहती है कि उसे बाकी लोगों के साथ सैलरी चाहिए, लेकिन लू युआनची उसे छेड़ता है कि बॉस को खुश करने पर सैलरी बढ़ भी सकती है और कहता है कि मुस्कुराया करो। छिंगशिया का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये नादानियां अब बुरी नहीं लगती। फिर छिंगशिया वो लिफाफा खोलकर सारे पैसे लू युआनची की तरफ बढ़ा देती है। वह अपना उधार चुकाना चाहती है, ब्रेड, बैग, सब कुछ। लू युआनची सुनना रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इतनी जिद्दी है। मजाक में वह 13.5 युआन का चेंज भी मंगवा लेता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। छिंगशिया अपना हिसाब लगाती है, 100 मील कार्ड के लिए, 100 पास्ट पेपर्स के लिए, लेकिन क्लास यूनिफॉर्म के लिए वह पैसे खर्च नहीं करना चाहती। और यहाँ पर लू युआनची का असली मिजाज दिखता है। वह उसे रोककर कहता है, ये सिर्फ एक टूटा हुआ कपड़ा नहीं है, ये स्पोर्ट्स मीट का हिस्सा है और हमारी जवानी सिर्फ एक बार आती है। छिंगशिया की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार कोई उसकी मजबूरी को समझते हुए उसे जिंदगी जीने का बहाना दे रहा है। दिल भी। गली में लू युआनची छिंगशिया को एक डील देता है, यूनिफॉर्म खरीदो और स्पोर्ट्स मीट खत्म होने के बाद उसे वापस मुझे बेच देना, वो भी 20% डिस्काउंट पर। फिर वह मजाक में जोड़ता है, और मत धोना। छिंगशिया का चेहरा लाल हो जाता है, वह चिल्लाती है, सपने देखो, और पूरी गली में भाग जाती है। लेकिन दूर जाकर वह हाथ हिलाकर बाएं बोलती है और लू युआनची के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि ये लड़की आखिरकार थोड़ी समझदार हो गई है। घर पर डिनर टेबल पर बाप फिर याद दिलाता है, अगर टॉप 35 में नहीं आया तो लड़की को काम से निकालना पड़ेगा, और वह अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। लू युआनची झुंझला जाता है, क्योंकि बाप ने ये बात घर में सबको बता दी होती है। माँ एक्साइटेड होकर कहती है कि अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में वह खुद जाएगी ताकि उस लड़की को देख सके। लू युआनची सिर पकड़ लेता है। वो कहता है कि छिंगशिया उसकी क्रश नहीं है, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं। तभी उसकी छोटी बहन डोंगडोंग आती है और बड़े प्यार से उससे चिपक जाती है। असल में उसे एक मदद चाहिए। उसने अपने ग्रेड्स छुपाए हैं, पिछले सेमेस्टर वह टॉप 20 में नहीं आई, और अगर माँ को पता चला तो उसकी खैर नहीं। इसलिए वह जिद करती है कि भैया अगले दिन उसके स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएगा। रोते रोते वह भाई की टांग पकड़ लेती है और मजबूरन लू युआनची को हाँ कहना पड़ता है। फिर डोंगडोंग एक ऐसी बात करती है जो लू युआनची के दिल को छू जाती है। वह पूछती है कि क्या स्कूल के गेट पर वाला सस्पेंडर्स वाला अंकल अभी भी वही है, और बताती है कि बचपन में जब बड़े बच्चे उस बेचारे अंकल को तंग करते थे तो उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करता था, और एक लड़की भी थी जो अपना बैग घुमाकर उन बदमाश बच्चों को भगा देती थी। लू युआनची के दिमाग में उस पल एक ही चेहरा उभरता है, छिंगशिया का। उसे एहसास होता है कि ये लड़की तब से चुपके से अच्छाई बांटती आ रही है। अगली सुबह क्लास में छिंगशिया आती है तो उसे अपनी डेस्क पर लू युआनची का छोड़ा हुआ यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है, लेकिन उसकी जिद्दी अदा फिर जाग उठती है। वह गुस्से में कहती है कि वह ये पैसा खर्च नहीं करेगी। अब सब अगले दिन क्लास में टीचर पल्स और हार्ट रेट का लेसन समझा रही होती है और स्टूडेंट्स को डेस्क मेट का पल्स चेक करने को कहती है। छिंगशिया धीरे से लू युआनची की कलाई पर उंगलियां रखती है। लू युआनची उसे छेड़ता है कि कोई मजेदार सवाल पूछो, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना नहीं है? लेकिन छिंगशिया शर्म के मारे सिर्फ सब्जियों वाला बोरिंग सवाल पूछती है। लू युआनची को हंसी आ जाती है। वह उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, डेस्क पर झुकाकर पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई राज है? तुम मुझे पल्स क्यों नहीं नापने देती? फिर वह उसके दिल के पास झुककर कहता है, ठीक है, मैं हार्ट बीट सुनता हूँ, और धीरे से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई क्रश है? छिंगशिया का सांस रुक सा जाता है। शाम को सेल्फ स्टडी के वक्त अचानक पूरे स्कूल की बिजली चली जाती है। अंधेरे में क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। टीचर सबको शांत रहने को कहती है, लेकिन इस अंधेरे में सबसे ज्यादा घबराता है लू युआनची, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। पिछली जिंदगी में वह कभी इवनिंग सेल्फ स्टडी आया ही नहीं था, इसलिए उसे इस ब्लैकआउट का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह जमीन पर बैठकर थर थर कांपता है और सोचता है कि क्या उसने गलती से हीरोइन का स्क्रिप्ट पकड़ लिया है। लेकिन तभी अंधेरे में एक नरम हाथ उसका हाथ थाम लेता है।
छिंगशिया। वह उसे बिना कुछ कहे क्लास से बाहर ले आती है, सीढ़ियां उतरती है और स्कूल के खुले मैदान में ले जाती है जहां आसमान में पूरा चांद चमक रहा होता है। लू युआनचू घास पर लेट जाता है, अपनी सांसें बहाल करता है। छिंगशिया उसके पास बैठकर कहती है कि डार्कनेस फोबिया वालों को तंग और अंधेरी जगह पर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई रोशनी दिखे तो काफी बेहतर लगता है। वह चांद की तरफ इशारा करती है और कहती है चांद खुद रोशनी नहीं देता, वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। लू युआनचू हैरान होकर पूछता है कि उसे ये सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता है। छिंगशिया धीरे से बताती है कि उसके पापा को भी डार्कनेस फोबिया है, इसीलिए रात को उनके लिए एक छोटा सा दिया जलाना पड़ता है। लू युआनचू मुस्कुराता है और मुंह में घास का तिनका दबाकर कहता है, स्टूडेंट भाई, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? लेकिन अगले ही पल वह पेट पकड़कर कराहने लगता है और आंसू भरी आंखों से कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। छिंगशिया का दिल पिघल जाता है। जो लड़का हमेशा दुनिया से लड़ता था, आज पहली बार उसके सामने इतना कमजोर हुआ है। उस रात चांद की रोशनी में दोनों के बीच का फासला पहली बार सच में कम होता है रही थी। मैदान में छिंगशिया लू युआनचू का सिर अपनी गोद में रखती है और कहती है, चांद को देखो। लू युआनचू अंदर ही अंदर सोचता है कि ये गोद तो सोच से भी ज्यादा नरम है। छिंगशिया उसके गाल खींचकर पूछती है, अब डर नहीं लग रहा? वह शरारत से कहता है, अभी भी लग रहा है। फिर वह पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? लू युआनचू कहता है, नहीं। वह धीरे से कहती है, मैं भी नहीं, बस एक सेकंड के लिए नाराज थी। दोनों हंसने लगते हैं और छिंगशिया उसे धक्का देती है, तू तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसी कशमकश में वह उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों एक रोमांटिक पोज में फरीज हो जाते हैं। लेकिन तभी उन पर एक तेज स्पॉटलाइट पड़ती है। स्कूल का नाइट गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और चिल्लाकर सबको बुलाता है। दोनों हाथ पकड़कर मैदान से भागते हैं। अंधेरे कॉरिडोर में छुपते छुपाते रुकते हैं। छिंगशिया कहती है कि वह पहले अंदर जाएगी और लू युआनचू को 3 मिनट बाद आने को कहती है, ताकि लोगों को शक न हो। अगली सुबह जब लू युआनचू क्लास आता है तो उसे पता चलता है कि छिंगशिया सुबह ही बैग लेकर निकल गई थी और टीचर ने भी कुछ नहीं कहा। लू युआनचू परेशान हो जाता है। ये लड़की बिना बताए कहां गई? उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि उसने बताना भी जरूरी नहीं समझा। स्कूल के बाद वह सीधा सुपरमार्केट पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। छिंगशिया लाल वर्क वेस्ट पहने पूरी मेहनत से काम कर रही होती है। उसका बाप उसकी तारीफ करते नहीं थकता कि ये लड़की तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। जब छिंगशिया पूछती है कि क्या खाली बोतलें फेंक देनी है, तो बाप कहता है कि फेंक दो, लेकिन लू युआनचू तुरंत रोकता है। कहता है कि वेस्ट करना गुनाह है, बोतलों को अलग से जमा करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी रकम बनती है। फिर वो अपने बाप पर बरस पड़ता है, इतना बड़ा सुपरमार्केट और तुम इससे अकेली से सफाई करवा रहे हो सिर्फ 500 युआन में। बाप मजाक में कहता है कि ये लड़की खुद आगे बढ़कर काम करती है और फिर बेटे को छेड़ता है, क्या हुआ, दिल में दर्द हो रहा है? लू युआनचू सीधा छिंगशिया के पास जाता है और उसे शेल्फ के पास रोककर पूछता है, मेरे बिना बताए चुपके से निकल गई, बोल जवाब दे। छिंगशिया एक बड़ी बोतल सीने से लगाए चुपचाप उसकी आंखों में देखती। अगली दोपहर तेज धूप में छिंगशिया उसी पर्चे को हाथ में लिए लू युआनचू के घर का पता ढूंढती है, शिंगफू रोड। उसके लिए ये कोई आम बात नहीं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वह किसी लड़के के घर जा रही है। अंदर से वह कितनी घबराई हुई है, लेकिन फिर भी उसके कदम रुकते नहीं। इधर लू युआनचू की नींद खुलती है और फोन देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वक्त निकल चुका है। वह बिजली की रफ्तार से कपड़े बदलता है और भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचता है और सच में डोरबेल बिल्कुल टाइम पर बजती है। वह हैरान है कि ये लड़की इतनी पंक्चुअल कैसे हो सकती है। दरवाजे पर छिंगशिया बैकपैक ली खड़ी है, बिल्कुल नर्वस। लू युआनचू उसे अंदर बुलाता है। वह झिझकती है कि क्या शूज उतारने चाहिए और वह इतनी मासूमियत से सब फॉलो करती है कि लू युआनचू को अंदर ही अंदर हंसी भी आती है और प्यार भी। वह मजाक में कहता है कि जिस कमरे के दरवाजे पर डिस्टर्ब नॉट लिखा है वह उसका बेडरूम है। फिर तुरंत कह देता है कि मजाक कर रहा था, लेकिन छिंगशिया की सादगी उसे और भी अच्छी लगने लगती है। फिर छिंगशिया कहती है कि पहले अंकल आंटी को नमस्ते कर लें, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करेंगे। और यहाँ पर माहौल अचानक बदल जाता है। लू युआनचू थोड़ा रुकता है और सच बोल देता है, असल में घर पर कोई नहीं है, अभी इस वक्त सिर्फ वो दोनों हैं। छिंगशिया की आंखें फैल जाती हैं, चेहरे पर हल्की सी लाली और हैरानी दोनों है। लू युआनचू समझाता है कि सुबह घर पर लोग थे, लेकिन दोपहर में सब बाहर होते हैं, इसीलिए ट्यूटरिंग सिर्फ आफ्टरनून में हो सकती है। छिंगशिया नाराज होकर कहती है कि फिर तो घर पर कोई नहीं होगा, लेकिन लू युआनचू मुस्कुराकर उसका गाल खींच लेता है। तुम गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती हो। छिंगशिया का गुस्सा भी इस हरकत के आगे पिघल जाता है। फिर वह उसे अपना कमरा दिखाता है। छिंगशिया पोलाइटली कहती है कि कमरे में कोई स्मेल नहीं है, जबकि लू युआनचू की माँ और बहन हमेशा कहती है कि उसका कमरा स्टिंक करता है। इसी बीच छिंगशिया का पैर गलती से डस्टबिन पर लग जाता है और अंदर रखे पेपर के गोले बिखर जाते हैं। लू युआनचू घबराकर समझाता है कि वह सिर्फ नाक पोंछने के टिश्यू हैं, लेकिन छिंगशिया भोलापन से पूछती है, और क्या होते हैं? लू युआनचू सुन्न रह जाता है। उसके दिमाग में जो गलत ख्याल आया था वह इस मासूम जवाब के सामने शर्मिंदा हो जाता है। पढ़ाई शुरू होती है। छिंगशिया दोनों हाथों से ग्लास पकड़कर पानी पीती है और लू युआनचू उसे देखता रह जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह ग्लास तो उसने खुद पहले इस्तेमाल किया था, मतलब इनडायरेक्ट किस। छिंगशिया ये सुनते ही पानी स्पाउट कर देती है सीधा लू युआनचू के चेहरे पर। वह मजाक में कहता है कि तुमने मेरा पानी वापस कर दिया। छिंगशिया गुस्से में बोलती है कि तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते, मैं घर जा रही हूँ। और जाते जाते लू युआनचू उसे ट्रैश बैग भी फेंकवा देता है, क्योंकि उसे नीचे जाने का मन नहीं था। छिंगशिया वह बैग दरवाजे पर रखकर चली जाती है और लू युआनचू हंसकर रह जाता है। अगले दिन क्लास में टीचर अनाउंस करती है कि स्पोर्ट्स मीट के मार्च में क्लास का साइन बाय छिंगशिया उठाएगी। लू युआनचू तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है। उसे लगा जैसे उसकी अपनी जीत हो गई हो। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है।
क्लास यूनिफॉर्म्स आ गए हैं, सब लोग नीचे आकर मदद करो। छिंगशिया खुद यूनिफॉर्म के पैकेट्स उठा लाती है और लू युआनशियू उसे देखते हुए सोच में डूब जाता है। असल में छिंगशिया का बर्थडे बस कुछ दिन दूर है और वह उसे शूज गिफ्ट करना चाहता है। ब्लैक सॉक्स और छोटी लेदर शूज में वह कितनी प्यारी लगेगी। वह क्लास में ही उसका साइज पूछने की कोशिश करता है, लेकिन छिंगशिया अनजान बनकर निकल जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छिंगशिया के पैर का साइज क्या है। सुपरमार्केट में छिंगशिया काम कर रही होती है कि अचानक लू युआनशियू चुपके से उसके पीछे आता है। उसका प्लान होता है किसी बहाने उसके शूज का साइज देखने का, लेकिन प्लान फेल हो जाता है और गलती से पानी उसके शूज पर गिर जाता है। लू युआनशियू तुरंत माफी मांगता है, कहता है कि पैर ठंडे हो जाएंगे, जल्दी शूज उतारो, मैं सुखा कर लाता हूँ, और वह शूज लेकर भाग जाता है। छिंगशिया एक पैर पर खड़ी रह जाती है और उसे लगता है कि ये लड़का जानबूझकर ये सब कर रहा है। असल में लू युआनशियू शूज का लेबल चेक करता है, लेकिन साइज वाला हिस्सा घिसा हुआ होता है। वह मायूस हो जाता है। फिर वह अपने बाप से पूछता है कि इस शूज का साइज क्या होगा, तो बाप जवाब देता है 40 से कम। लू युआनशियू का सिर घूम जाता है, ये कैसी मदद है। जब वह शूज वापस देता है तो मजाक में कहता है कि उसने हाथ देखना सीखा है और पैर देखना भी वैसा ही है। छिंगशिया घबराकर कहती है, क्या तुम फिर मेरे सॉक्स उतारोगे। लू युआनशियू को अपनी हार माननी पड़ती है और वह चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन क्लास में एक नया नजारा होता है। छिंगशिया आज खुले बालों में है, उसी पिंक हेयर क्लिप के साथ, और हाथ में क्लास का साइन बोर्ड लिए। लू युआनशियू उसे देखता रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है। छिंगशिया ने साइन उठाने की जिम्मेदारी इसलिए मानी क्योंकि उसे लू युआनशियू की बात याद थी। यूथ सिर्फ एक बार आता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड पर मार्च की प्रैक्टिस शुरू होती है। छिंगशिया सबसे आगे नर्वस खड़ी होती है। हु केवे प्रोटेस्ट करती है कि एक लड़का लड़कियों के बीच क्यों खड़ा है, लेकिन टीचर एक लाइन में उसे चुप करा देती है, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ। लू युआनशियू छिंगशिया के साथ आगे खड़ा होता है ताकि उसे हिम्मत मिले। जब मार्च शुरू होता है, छिंगशिया के हाथ पसीने से भीग जाते हैं, सबकी नजरें उस पर हैं, और तभी लू युआनशियू कुछ ऐसा करता है जो कोई सोच नहीं सकता। वो हाथ हिलाकर पूरी क्राउड को ग्रीट करता है, बिल्कुल स्टार की तरह। हेलो एवरीवन, यू हैव ऑनल वर्कड हार्ड। सारी अटेंशन एक पल में उस पर शिफ्ट हो जाती है और छिंगशिया पर से प्रेशर हट जाता है। लोग हैरान हैं, लेकिन छिंगशिया की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ गया था कि ये नादान लड़का जानबूझकर बेवकूफ बना ताकि वह शर्मिंदा न हो। अब स्पोर्ट्स मीट के दिन रेस शुरू होने से पहले एक लड़का लू युआनशियू से कहता है कि उसकी क्लास की बाई छिंगशिया कितनी प्रिटी है और उसका कांटेक्ट मांगता है, लेकिन लू युआनशियू सीधा मना कर देता है। वह लड़की सिर्फ पढ़ाई करती है, उसे तंग करने का सोचना भी मत। रेस शुरू होती है और छिंगशिया किनारे से पानी की बोतलें लिए चीयर करती है, लेकिन ऑरेंज वाला राइवल लड़का उसे देखता रह जाता है और ट्रिप करके मुंह के बल गिर जाता है। लू युआनशियू भी बचते बचते उसके ऊपर से गुजरता है। वह गुस्से में उस लड़के को उठाता है कि तूने मुझे भी गिरा दिया, देख बाकी सब कितने आगे निकल गए। फिर वह फुल स्पीड से भागता है और पीछे मुड़कर ऐसी स्मर्क देता है जैसे पूरी रेस उसी की हो। छिंगशिया की मुस्कान सब कुछ कह देती है। रेस के बाद हु केवे उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन लू युआनशियू उसे इग्नोर करके छिंगशिया के हाथ से पानी की दोनों बोतलें ले लेता है। उसके लिए वो पानी किसी तोहफे से कम नहीं। उसे लगता है कि ये पानी मीठा है क्योंकि ये छिंगशिया ने दिया है। वह कहता है कि तूने पानी पिलाया, अब मैं लंच ट्रीट करूंगा। छिंगशिया कहती है कि वह बाथरूम जाकर वापस आती है, लेकिन वक्त बीतता है और छिंगशिया वापस नहीं आती। लू युआनशियू की बेचैनी बढ़ती है और उसे लगता है कि कुछ गलत जरूर हुआ है। वह भागता हुआ स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाता है। वहां उसे क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड दिखता है, लेकिन उसकी नजर में ये बोर्ड जानबूझकर बाद में रखा गया था। उसका शक पक्का हो जाता है। गर्ल्स टॉयलेट में सिर्फ छिंगशिया है और किसी ने जानबूझकर उसे वहां रोक रखा है। अंदर जाकर वह देखता है कि क्लीनिंग रूम का दरवाजा बाहर से लॉक है, जहां अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। लॉक खोलते ही अंदर का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। छिंगशिया घुटनों में सिर छुपाए रो रही है, चेहरे पर धूल और चोट के निशान। लू युआनशियू ने उसे कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। वह पूछता है कि क्या हुआ, क्या चोट लगी। छिंगशिया रोते हुए अपनी हथेली खोलती है। उसमें वह पिंक हार्ट वाला हेयर क्लिप टूटा हुआ पड़ा है। वह कह रही है कि मैंने उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं जोड़ पाई। लू युआनशियू सुन्न रह जाता है। ये सिर्फ एक क्लिप नहीं था, ये उसकी दी हुई निशानी थी, जिसे छिंगशिया ने अपनी सबसे कीमती चीज की तरह संभाला था, और किसी ने उसे तोड़कर उसे इस तरह सजा दी है। वह उसे बाहर ले जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। अब दोनों अंदर कैद हैं। बाहर जिसने भी ये किया है उसे खबर नहीं थी कि अंदर सिर्फ छिंगशिया नहीं, अब लू युआनशियू भी है, और जो इसका जिम्मेदार है उसकी किस्मत अब लिखी जा चुकी है। लू युआनशियू छिंगशिया को तसल्ली देता है, घबराओ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हम खुद बाहर जा सकते हैं। वह पार्टीशन पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिसलकर गिर जाता है, लेकिन आखिर में वह बाहर से लॉक खोल देता है और मुस्कुराकर पूछता है, मैं कमाल हूं ना। दोनों वहां से निकलकर साथ चलते हैं और ये पल छिंगशिया के दिल में गहरी छाप छोड़ जाता है। स्पोर्ट्स मीट खत्म होते ही टीचर उसे जीत के मेडल्स की तरफ इशारा करती है, लेकिन लू युआनशियू का ध्यान वहां नहीं है। उसके लिए असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। मंथली एग्जाम, जिसमें टॉप 35 में आना उसके बाप से किया हुआ वादा था और छिंगशिया की नौकरी की शर्त। एग्जाम के दिन लू युआनशियू छिंगशिया को ढूंढता हुआ कैफेटेरिया में उसे अकेली बैठी देखता है। वह उसे एक पुराना फोन थमा देता है। ये तोहफा नहीं, उधार है, कहता है, ताकि वह घर से उसे प्रॉब्लम्स पूछ सके। छिंगशिया को फोन इस्तेमाल करना याद नहीं होता, तो वह उसे प्यार से सिखाता है। कॉल आए तो ग्रीन बटन दबाना। फिर वह उसके लिए एक चैट अकाउंट बनाता है और अपना नंबर उसमें ऐड कर लेता है। छिंगशिया मुस्कुराकर कहती है, अब मैं तुम्हारी अकेली दोस्त हूँ। निकनेम सोचते वक्त लू युआनशियू अपना नाम ऑटम लीफ वाला रखता है और छिंगशिया शर्माकर समर मेपल चुनती है। दोनों नाम एक दूसरे से
मिलते जुलते, जैसे उनके दिल की अनकही बात। बाद में छिंगशिया उसे मैसेज भेजती है कि क्या उसका नोज बैंडेज अभी भी है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। लू युआनच्यू का दिल खुश हो जाता है। ये लड़की अब उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगी है। और फिर एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। एक क्लासमेट उसकी शीट देखकर चिल्लाता है कि तूने पक्का कॉपी किया है, इंग्लिश कंपोजिशन बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन लू युआनच्यू आराम से कहता है कि उसने कॉपी नहीं की, उसने तो टॉपिक पहले से प्रेडिक्ट किया था। सुनने में आता है कि उसकी इंग्लिश लिसनिंग के सभी आंसर्स सही हैं। क्लास में लू युआनच्यू अपनी टेस्ट पेपर छिंगशिया के सामने रखता है और गर्व से पूछता है, मैं अमेजिंग हूं ना? छिंगशिया की मीठी मुस्कान और अमेजिंग सुनते ही वह तो जैसे आसमान में उड़ने लगता है। वह उसे छेड़कर कहता है, बोलो लू युआनच्यू कितना अमेजिंग है, मैं तुम्हारी छोटी सी फैन हूँ। छिंगशिया शर्मा जाती है और तभी टीचर आ जाती है। दोनों तुरंत सीरियस हो जाते हैं। फिर टीचर एक ऐसा ऐलान करती है जो पूरी क्लास के होश उड़ा देता है। इस फ्राइडे पेरेंट टीचर मीटिंग होगी और हर स्टूडेंट का टोटल स्कोर और रैंकिंग हर पेरेंट को लिखित रूप में दी जाएगी। स्टूडेंट्स डर के मारे सूख जाते हैं क्योंकि सब जानते थे कि लू युआनच्यू पेरेंट टीचर मीटिंग से सबसे ज्यादा डरता था। लेकिन हैरानी की बात, लू युआनच्यू खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। कहता है कि ऐसी मीटिंग्स तो बार बार होनी चाहिए, इसी से तो हम इंप्रूव करते हैं। टीचर हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें तो सबसे ज्यादा डर था इसका। वह सीना ठोक कर कहता है, मैं हमेशा से पेरेंट टीचर मीटिंग का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। असल में अब उसके पास डर की कोई वजह नहीं थी, उसकी मेहनत रंग ला रही थी। बाद में छिंगशिया अपने नोट्स साफ लिखकर उसे देने वाली होती है। लू युआनच्यू झुककर पूछता है कि तुम क्या लिख रही हो, और दोनों के चेहरे इतने करीब आ जाते हैं कि बस किस होने ही वाले थे। दोनों घबराकर अलग हो जाते हैं, चेहरे लाल। वो मजाक में कहता है कि मेरे पुराने टेक्स्ट बुक बिल्कुल खाली थे, जब लिख लो तो मुझे दिखाना। शाम को सुपरमार्केट में वो अपने बाप को बताता है कि कल पेरेंट टीचर मीटिंग है। बाप पहले मना करता है, मुझे शर्म आती है, लेकिन लू युआनच्यू चालाकी से कहता है कि फिर माँ जाएंगी, जो वैसे भी छिंगशिया से मिलना चाहती हैं। बाप तुरंत घबरा जाता है और खुद जाने का फैसला करता है। दोनों के बीच की ये नोक झोंक देखकर हंसी नहीं रुकती, और फिर जब छिंगशिया उसे देखती है तो पहली बार खुद से मुस्कुराकर कहती है, लू युआनच्यू तुमने सच में प्रोग्रेस किया है, अंकल को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। लेकिन लू युआनच्यू उसे शेल्फ के पास रोककर धीरे से कहता है, मेरे बाप की खुशी की बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ तुम खुश हो ना? छिंगशिया धीरे से कहती है, खुश। वह मुस्कुराकर कहता है, खुश हो तो एक बार फिर मुस्कुरा दो, वरना मैं मानूंगा नहीं। सुपरमार्केट में लू युआनच्यू कोई कीड़ा है के बहाने छिंगशिया के करीब जाता है और उसके कॉलर के पास से एक नया पिंक हेयर क्लिप निकालकर कहता है, ये अब तुम्हारा है। छिंगशिया हैरान रह जाती है। ये वही क्लिप है जो टूट गया था, लेकिन अब बिल्कुल नया। वह उसे हाथ में लेकर कहती है कि पूरा क्लिप सबसे सुंदर लगता है। अंदर ही अंदर वह भी सोचती है कि उसने भी लू युआनच्यू के लिए एक तोहफा तैयार किया है, वो नोट्स जो वह रात दिन मेहनत से लिख रही है। लू युआनच्यू वह क्लिप खुद उसके बालों में लगाता है और कहता है, अब इसे छुपाकर मत रखना। छिंगशिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसी रात घर पर लू युआनच्यू के माँ बाप की बातचीत होती है। माँ कल होने वाली पेरेंट टीचर मीटिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड है। असल में वो ग्रेड से ज्यादा छिंगशिया से मिलने की ख्वाहिश रखती है, जिसके बारे में उसका बेटा और पति दोनों हमेशा बात करते हैं। बाप अंदर ही अंदर सोचता है कि अब तक वह अकेला था जो बेटे की खराब ग्रेड्स की शर्म उठाता था, अब माँ की बारी है। लेकिन वह छिंगशिया को नौकरी से निकालने वाली शर्त का जिक्र नहीं करता, क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि शाओशिया को कुछ हो। अगले दिन पेरेंट टीचर मीटिंग पर माँ आती है, साथ में छिंगशिया के लिए स्नैक्स भरा बैग ली। लू युआनच्यू शर्मिंदा भी होता है और खुश भी। उसे लगता है कि काश इस दुनिया में सिर्फ वह नहीं, कोई और भी हो जो छिंगशिया पर मेहरबान हो। क्लास में माँ देखती है कि छिंगशिया की सीट खाली है, उसका कोई पेरेंट मीटिंग में आया ही नहीं था। ये बात माँ के दिल को छू जाती है। लू युआनच्यू अपनी माँ को लेकर छिंगशिया को ढूंढता है। वह सीढ़ियों पर अकेली बैठी नोट्स लिख रही होती है। लू युआनच्यू परिचय करवाता है, ये मेरी माँ है, वह तुमसे मिलना चाहती थी। छिंगशिया धीरे से हेलो आंटी कहती है। माँ उसे 5 छोटे लाल फूल देती है, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स मीट में 5 फर्स्ट प्लेस जीते थे, और प्यार से कहती है कि आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे जरूर बताए। छिंगशिया के लिए ये पल किसी सपने जैसा होता है। जिस जिंदगी में कभी किसी ने उसे प्यार नहीं दिया था, आज एक अनजान माँ उसके लिए इतनी नरमी लाई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह बस इतना कह पाती है, थैंक यू आंटी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक बात सबको चुप करवा देती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में छिंगशिया का अपना कोई पेरेंट नहीं आया था। उसके घर का राज अभी भी एक बंद दरवाजे के पीछे छुपा था, और लू युआनच्यू जानता था कि एक दिन उसे वो दरवाजा भी खोलना पड़ेगा। रूफटॉप पर माँ छिंगशिया का हाथ थामकर कहती है, तुम लू युआनच्यू से अच्छा रिश्ता रखती हो, अब से हमें अपना परिवार समझो, कभी संकोच मत करना। छिंगशिया की आंखें भर आती हैं। माँ उसे स्नैक्स से भरा पूरा बैग देना चाहती है, मीटिंग गिफ्ट के रूप में। छिंगशिया विनम्र होकर मना करती है, लेकिन लू युआनच्यू जिद करके कहता है, जो पसंद हो उठा लो, वरना ये बदतमीजी होगी। माँ उसे डांट भी देती है कि इतना चिल्लाओ मत। आखिर में छिंगशिया सिर्फ 2 छोटी बॉक्सेस लेती है और कहती है, मुझे स्नैक्स पसंद नहीं। माँ थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वह इस लड़की से और बातें करना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिलते। जाते वक्त माँ तीनों को कार में बिठाती है। रास्ते में छिंगशिया को अचानक सिर में दर्द होता है। वह अपना सिर पकड़ लेती है। लू युआनच्यू तुरंत नरमी से उसका सिर थामता है और पूछता है, दर्द हो रहा है? माँ रियर मिरर में ये नजारा देखकर हल्का मुस्कुराती है। उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ खूबसूरत पनप रहा है। अगले दिन कैफेटेरिया में लू युआनच्यू सुनता है कि नया डिश आया है, बैंडेड डक, और वह चुपके से छिंगशिया के लिए ऑर्डर कर देता है। जब छिंगशिया उसे देखती है तो खुश हो जाती है और भूख से खाने लगती है। उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन खाते खाते अचानक उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है, मैंने पूरा खा लिया, पापा के लिए बचाना भूल गई। लू युआनच्यू का दिल भर आता है। वह बिना हिचकिचाए एक बहाना बनाता है, अरे मैंने तो तुम्हारा कार्ड यूज ही नहीं किया, ये मेरी गलती है, तुम एक और पोर्शन ले लो, पैसे बाद में काम करके लौटाना। इस बहाने छिंगशिया का स्वाभिमान सुरक्षित
सुरक्षित रहता है और वह खुशी से खाना पैक करके पापा के लिए ले जाती है। लू युआनची उसे देखता है और कहता है, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो, बताओ वह तुम्हारे लिए कैसे इंसान है। छिंगशिया बिना सोचे कहती है, वह इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। और जब लू युआनची पूछता है तो मैं, छिंगशिया धीरे से कहती है, तुम भी वैसे ही। उस पर लू युआनची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छिंगशिया ने उसे अपने पापा के बराबर, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान के बराबर रखा था। जो लड़की दुनिया से डरती थी, उसने अपने दिल का सबसे बड़ा दरवाजा उसके लिए खोल दिया था। रात को घर पर लू युआनची अपने पेरेंट्स को बताता है कि छिंगशिया ट्रिप पर जाने को तैयार नहीं है। उसका एटीट्यूड बहुत सख्त है। बाप सोचता है कि उसका बेटा छिंगशिया को संभालने के अपने तरीके रखता है, लेकिन अब वह खुद इस लड़की से अकेले में बात करने का फैसला करता है। आखिर वह उसका बॉस भी है और अंकल भी। इसी बीच वह ये भी बताता है कि लू युआनची के 3 अंकल्स उसकी मंथली एग्जाम प्रोग्रेस की खुशी में सेलिब्रेशन के लिए घर आने वाले हैं। लू युआनची सिर पकड़ लेता है, इतनी सी बात पर इतना बड़ा तमाशा। तभी छोटी बहन डोंगडोंग आती है और चुपके से भाई के कमरे में घुसकर उससे चिपक जाती है। भैया बचाओ, असल में उसकी क्लास में 45वीं रैंक आई है, मतलब आखिरी नंबर। अब उसे भी पेरेंट टीचर मीटिंग का डर है और वह भाई से मदद मांगती है। लू युआनची को अपने बाप वाला गुस्सा और मजबूरी दोनों समझ आ जाती है और वह बहन की मदद करने का मन बना लेता है। अगले दिन क्लास में वह छिंगशिया को कहकर निकलता है कि उसे बहन के लिए कुछ देना है। टीचर आती है और पूछती है कि लू युआनची कहाँ है, तो छिंगशिया पहली बार उसके लिए झूठ बोलती है कि उसे घर पर काम था। टीचर मान जाती है। बाहर स्कूल गेट पर लू युआनची अपने अंकल से मिलता है, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट होता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वह हॉस्पिटल में होता है। चारों तरफ उसका बाप, अंकल्स सब खड़े होते हैं। उसे पता चलता है कि उसे बचाकर हॉस्पिटल लाने वाला कोई और नहीं, छिंगशिया का पापा था। लू युआनची के अंकल्स इस एहसान से इतने भर जाते हैं कि उन्होंने तुरंत पता लगवाया कि उनके सेवियर की बेटी कौन है और उसे हॉस्पिटल बुलवाया। जब छिंगशिया अंदर आती है तो उसकी आंखें नम होती हैं। अंकल उसे तसल्ली देते हैं कि उसके पापा बिल्कुल ठीक हैं, जो वहाँ बैठे मजे से केले खा रहे होते हैं। छिंगशिया दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। उस पर लू युआनची को सब समझ आ जाता है। जिस लड़की को वह हर खतरे से बचाता आ रहा था, उसी के पापा ने आज उसकी जिंदगी बचाई थी। किस्मत ने दोनों परिवारों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। हॉस्पिटल में सब छिंगशिया और उसके पापा का शुक्रिया अदा करते हैं। लू युआनची कहता है कि अंकल भाई न होते तो वह आज शायद जिंदा नहीं होता। लू युआनची की माँ आंसू भरी आंखों से छिंगशिया को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसके पापा सच में बहुत बड़े इंसान हैं। उस पल छिंगशिया को इस परिवार की सच्ची मोहब्बत का एहसास होता है। जब अंकल्स को पता चलता है कि छिंगशिया और लू युआनची एक दूसरे को जानते हैं, तो माहौल और भी इमोशनल हो जाता है। सेकंड अंकल शुक्रिया के तौर पर एक चेक छिंगशिया की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। उनका कहना होता है कि मेरे पापा ने लू युआनची को इसलिए बचाया क्योंकि वह इसके लायक था। ये सुनकर लू युआनची का दिल भर जाता है। इस लड़की ने बिना सोचे उसकी सबसे बड़ी तारीफ कर दी थी। लेकिन इसी बीच एक पुराना राज खुलता है। लू युआनची अपने सेकंड अंकल से पूछता है कि बैक्सी फूड्स का सेकंड इन कमांड कौन था। अंकल बताते हैं कि सालों पहले वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, तब छिंगशिया सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए उसे अपने पापा के उस दौर के बारे में कुछ नहीं पता। उस कंपनी को अब झांग जिशेंग चलाता है। सेकंड अंकल लू युआनची से ये भी कहते हैं कि जब तुम्हारी ग्रेड्स और बेहतर होंगी तो वो उसे एक ब्रांच कंपनी दे देंगे। रात को प्राइवेट रूम में दोनों अकेले होते हैं। छिंगशिया इतनी धीरे चलती है कि लू युआनची को पता भी नहीं चलता। वह उसके सिर का बैंडेज देखती है और पूछती है कि उसे कैसे चोट लगी। वो मजाक में कहता है कि फ्लिप मारते वक्त गिर गया था। दोनों हंसने लगते हैं। वीडियो खत्म यार। ये सब एक्सप्लेन करते करते मेरा दिमाग का भोसड़ा हो रहा है। लेकिन मुझे तुम लोगों से एक शिकायत है। साले तुम लोग बस रोमांटिक एनीमे ही देखना पसंद करते हो। मैंने तुम लोगों के लिए घोस्ट एनीमे एक्सप्लेन किया, वो पसंद नहीं आया। क्या बताऊं, लगता है तुम लोगों को गर्लफ्रेंड की इतनी कमी हो चुकी है कि कोई और चीज देखना ही नहीं चाहते। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और इस वीडियो को देखो और मुझे वीडियो की रेटिंग बताना। नहीं तो आपको डायन ही तो बहन वीडियो मिल जाएगी, उसे जल्दी क्लिक करो और देखो। अब भागो।